नमस्कार सभी को जय हिंद। जय हिंद नेशनल पार्टी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है JNP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आप अपने कमेंट्स के द्वारा अपने मूल्यवान सुझाव भी रख सकते हैं। JNP यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पार्टी के उद्देश्यों के साथ साथ पार्टी के द्वारा होने वाली सभी गतिविधियों से आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं। JNP यूट्यूब चैनल के सर्वप्रथम वीडियो में आप पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा और बेरोजगार संबंधित विचार और सुझाव को देख पाएंगे। ये एक छोटा सा अंश JNP द्वारा रखे गए वेबिनार से लिया गया है। पूरा वेबिनार और बाकी की डिटेल्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। शिक्षा किस परिप्रेक्ष्य में देखें, रोजगार के परिप्रेक्ष्य में देखें या बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में देखें? तो हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में दिखाया जा रहा है या दिख रहा है। रीजन कोई भी हो, हमें सच्चाई पे बात करनी है और सच्चाई ये कहती है कि एजुकेशन, बहुत से संस्थान है एजुकेशन देने के लिए, लेकिन क्या वो पैरिटी है कि उतने ही संस्थान या उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं कि जो एजुकेशन लेके जब फील्ड में आ रहा है तो क्या उसको रोजगार उसके लिए अवेलेबल है? अगर रोजगार अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको पैदा कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। जैसा डॉक्टर राजीव ने बात उठाई थी कि 10,000 लोगों पे एक डॉक्टर हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, और ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है। हमारे पास इंजीनियर्स इतने ज्यादा पैदा हो गए, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए हैं, MBA कॉलेजेस खुल गए हैं, BEd कॉलेजेस खुल गए हैं, LLB कॉलेजेस खुल गए हैं, इतने सारी सुविधाएं हैं एजुकेशन की। लेकिन क्या कोई भी सरकार आज तक 73 सालों में किसी ने भी ये मैपिंग की? प्लानिंग कमीशन बना यूपीए के टाइम में, नीति आयोग बना हुआ है NDA के टाइम में। क्या किसी भी सरकार ने जॉब अपॉर्चुनिटीज मैपिंग विथ द स्टूडेंट्स कमिंग आउट टेकिंग प्रोफेशनल डिग्रीज, क्या वो मैपिंग किसी ने की है? हमको इस विषय में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ अलग अलग विषय को चुनते हैं। एजुकेशन या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दिवस मनाते हैं। अरे दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा साहब, हमें मैपिंग करवाना पड़ेगा सरकार को ये फोर्स करके कि आप मैपिंग करिए। इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतने यूनिवर्सिटीज हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, बट वेयर इज द मैपिंग? ये गैप है, इस गैप को भरना है। तो आज का टॉपिक का मेन मुद्दा ये था कि इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए। क्या हम लोगों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए? क्या हमें मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए? क्या हमें एक ऐसी शिक्षा नीति में या रोजगार नीति में कुछ ऐसे बदलाव की जरूरत है जो सरकार को हम या तो सहयोग करें या सरकार को फोर्स करें कि ऐसा चीजें होनी चाहिए? तो इंपॉर्टेंट ये है साहब, मैं इसलिए बोलना चाह रहा था ये बातें क्योंकि हम लोग इस बात को समझ लें कि हम पढ़ने के बाद क्या करने वाले हैं। क्या हम सब लोग स्वावलंबी हो जाएंगे? सब लोग अपना एंटरप्रेन्योरियल स्किल शो करेंगे? सब लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं? क्या हम सब सक्षम हैं? शायद नहीं। आंसर ये मिलेगा, यानी रोजगार चाहिए। रोजगार अगर चाहिए तो क्या रोजगार के वो पैमाने संगठित तौर पे गठित किए गए हैं, अंकित किए गए हैं, दर्शाए गए हैं? अचानक से क्या हो जाता है कि कोई सरकार, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई सरकार एकदम से कहती है कि 6 महीने के अंदर 3 लाख लोगों को अब रोजगार देना है। ऐसे कैसे हो जाता है अचानक? दिस इज नॉट पॉसिबल सर। एंड लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आवर वोट। हमने अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। हमें अपने प्रतिनिधि को समझना चाहिए। वो आपका प्रतिनिधि है जो आपको रिप्रेजेंट करता है 5 साल के लिए, और आपको समझना ही पड़ेगा। अदरवाइज अब समय आ गया है कि या तो आप कंप्लेन करें या तो रिफॉर्म की तरफ आगे हैं। आपके ऊपर है। आपकी कंप्लेन सुनने वाला कोई नहीं है और आप सिर्फ घर में बैठ सकते हैं, कंप्लेन अपने टीवी के सामने कर सकते हैं। लेकिन अगर रिफॉर्म के लिए चाहिए, कुछ बदलाव के लिए चाहिए, तो आगे आना पड़ेगा। आगे आने का मतलब ये नहीं है कि आपको रैली करनी है, आपको टायर फूकने हैं, आपको किसी का नेता का एफिगी यानी पुतला फूकना है। नहीं साहब, आप अपनी विचार को एक सकारात्मक तरीके से रख सकते हैं, और वो सकारात्मक तरीका ही आज के नौजवानों को, आज के युवा पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा कि भैया आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में हम ये अपनी बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? हम सरकार के ऊपर क्यों नहीं प्रेशर डाल सकते हैं?
देखिए, with due regard to all the senior bureaucrats and senior ministers and senior politicians sitting at the central government and the state governments, शायद कहीं उनके समझ में ये नहीं आ रहा कि एक मैपिंग भी कोई चीज होती है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज को एफिलिएशन देते चले जाते हो, आप एलएलबी कॉलेजेस को एफिलिएशन देने चले जाते हो, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बना रहे हैं। आपने कभी जॉब मैपिंग के बारे में बात की है? नहीं की है। कभी किसी भी, मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, कभी किसी भी न्यूज चैनल इस तरह के डिबेट पे काम किया है? नहीं किया है। ये सारी चीजें देखिए जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं सारी चीजें रिसर्च के बाद बोल रहा हूं। मैं कोई भी चीजें अपने अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी से जिसको बोलते हैं ना, किसी ना पक्ष में हूं ना किसी के विपक्ष में हूं। मैं जो चीजें वो फैक्ट बोल रहा हूं। अगर भाजपा नहीं, जैसे अभी हमारे किसी मित्र ने बोला या किसी सीनियर सर ने भी बोला कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप में से कितने लोगों ने वो एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा, उससे आपको एजुकेशन पॉलिसी की हकीकत समझ में आएगी। अच्छा बुरा तब होता है जब वो जमीनी स्तर पे आता है और लागू होता है। लागू तो कर दिया गया 2020 से इस शिक्षा नीति को, लेकिन आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में फर्क क्या होता है? इंप्लीमेंट हुआ है, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा साहब 2022 से, और इसका जिसको कहते हैं कंप्लीट एजुकेशन सेक्टर में जो पूरे इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करने का समय रखा गया है, वो धुरी बहुत दूर की है। वो है 2030, यानी 10 साल का समय ले रही है सरकार इस नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में। खुदा न खास्ता अगर 2024 में ये सरकार चली गई तो हमारे देश की राजनीति आज ये कहती है कि आज तू है तो तू राजा, कल मैं आया तो मैं राजा। यानी कल अगर किसी और की सरकार आ गई 2024 में तो ये शिक्षा नीति पे क्या होगा, भगवान मालिक है। हमको 10 साल चाहिए एक शिक्षा नीति को देश में लागू करने के लिए। 2 चीज बताया मैंने आपको, तीसरी चीज बता देता हूं सर। उसके क्लॉज के तहत मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूं। उसमें लिखा हुआ है कि इसका अगला जो विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, वो 2040 में की जाएगी साहब, यानी 20 साल बाद। Are we going to improve? Are we going to further confuse? Or what we want to intend to do? हम करना क्या चाहते हैं वो नहीं पता। अब मैं किसी के विपक्ष में, किसी के विरुद्ध में नहीं बात कर रहा हूं, मैं खाली आपके सामने सच्चाई प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखिए, आप लोग पढ़िएगा, जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पे अवेलेबल है, और आप देखिएगा उनके क्लॉज में ऐसा लिखा हुआ है। क्या हमें 20 साल तक रुकना चाहिए? हमें 10 साल तक रुकना चाहिए एक पॉलिसी को कंप्लीट होने में, पूरे देश में लागू होने में? Question है, this is question. I demand an answer from the government, and this is a sincere question to the government from जय हिंद नेशनल पार्टी। हम जय हिंद नेशनल पार्टी की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से। शिक्षा नीति किसके लिए है? सुधार के लिए या कंफ्यूज करने के लिए? सुधार होना चाहिए। सुधार है, जेएनपी साथ है। सुधार नहीं है तो जेएनपी क्वेश्चन करेगी, मेरा हक है। बेरोजगारी पे सर आपने आंकड़े सुने, अगर हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बेरोजगारी बढ़ती कैसे चली जा रही है? एक बहाना हमारे पास जरूर है, और वो बहाना है कोविड-19। सर ये 6 महीने से है, उसके पहले क्या था? 2018 से 2019 में कैसे आंकड़े बढ़ गए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का? 21 लाख से 34 लाख कैसे हो गया? और ये मैं नहीं कह रहा हूं वर्मा सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, विद ड्यू रिगार्ड टू यू आपदी सर, ये आंकड़े नीति आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। अब आप सोचिए सर कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे पार्टी का प्रमुख उद्देश्य यही है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी किसी के न पक्ष में है, न विपक्ष में है, न विरुद्ध में है, न प्रतिद्वंदिता में है। हमारी पार्टी का पहला प्रमुख मुद्दा है कि हम लोगों को, आम जनता को, पब्लिक को, जागरूक इंसान को और जागरूक करें, और आंकड़ों के जरिए उनको बताएं कि ये भैया देखो आपकी सोच ये है और आंकड़े ये कहते हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलेंगे, और आंकड़े हमारे नहीं है, आंकड़े जो हैं वो सरकार के आंकड़े। हम आज गलत आंकड़े देंगे, मेरे ऊपर केसेस हो जाएंगे, तो हम तो ये हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत डरता हूं। तो हमें अपनी कलम के ताकत से लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि भैया आप पहले जागरूक हैं और जागरूक होइए। सिर्फ टीवी देख के, न्यूज़पेपर का कॉलम पढ़ के, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ के
मत जाइए। आप में से कितने लोगों ने शिक्षा नीति पढ़ी? आया कि पहले ये अब ये 7-8 पॉइंट या 12 पॉइंट लिख के आ जाता है? दैट इज नॉट एजुकेशन पॉलिसी सर। प्लीज गो इन डीप। नहीं तो आप जेएनपी को कांटेक्ट कीजिए। हर विषय पे हमारी रिसर्च टीम काम कर रही है और हर विषय की डिटेल में जाती है और आपको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देगी। ये फैक्ट है। इसी तरह हमने एक सरकार के एक जो उन्होंने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज, स्टिमुलस पैकेज दिया था, उस पर भी हमने स्टडी किया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि उन्होंने 10% ऑफ द जीडीपी दिया है। लेकिन जब मेरी टीम और हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम है, लीगल टीम, जब हमने उसको स्टडी किया तो सरकार ने मात्र 1.25% ऑफ द जीडीपी एज राहत पैकेज दिया है। मुझे गवर्नमेंट पे क्वेश्चन नहीं है, बट मुझे अफसोस होता है कि हम कैसे विश्वास कर लेते हैं हर आंकड़े पे, किसी के भी। आप मेरे आंकड़े पे भी मत विश्वास कीजिए, आप स्टडी कीजिए। मैं जो आंकड़े देता हूं उसके साथ सोर्स देता हूं। क्या गवर्नमेंट ने सोर्स बताया कि नई शिक्षा नीति में कैसे क्या फायदा होगा, या कहां से वो आंकड़े लाएंगे, या कहां से उसका बजट लाएंगे? आज का आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, ये आज का डेवलपमेंट है, बिल्कुल रिसेंट, आप में से किसी को भी नहीं पता होगा। हिंदुस्तान के एक एक आदमी को कोविड-19 का अगर वैक्सीन लगना है तो सरकार को 80,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च करना है। क्या सरकार के पास पैसे हैं 80,000 करोड़? ये मैं अभी आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये 80 करोड़ से 90,000 करोड़ हो सकता है, कम नहीं होगा। मैं ये टॉपिक इसलिए अभी बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इस पे भी बात करेंगे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। तो सर, आप लोगों का सहयोग ये चाहिए कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग जागरूक हैं, आप सब लोग समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। हमें गलत का साथ देना चाहिए, सही का साथ देना चाहिए, ये आपके यथाशक्ति पे मैं छोड़ता हूं। मेरी आपसे आग्रह है, मैं निवेदन करता हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं आ रही कि हमें सत्ता भोगना है। हमारी पार्टी अब इसलिए आ रही है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका हक पहुंचा सके, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे सके, और जो पढ़ के अच्छे लड़के हैं उनको नौकरी मिल सके, उनको भटकना ना पड़े, उनको आत्महत्या ना करना पड़े। इलाहाबाद में अभी एक अच्छे लड़के ने, उसको नौकरी नहीं मिली इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, उसने आत्महत्या कर लिया, ही हैंग्ड हिमसेल्फ। इसका जिम्मेदार कौन है? उसको कौन कंपनसेशन देगा? उसको कोई कंपनसेशन नहीं देगा। उसको लोग बोलेंगे अरे कमजोर आदमी था, दिमाग का कमजोर था, इसके अंदर आत्मशक्ति नहीं थी, ये बोल के उसका बात को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन किस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहा था कोई नहीं सोचता है। व्हाट वी नीड टू डू सर, एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम बैलेंस करें कि वो हमारे जॉब क्रिएशन में भी, या जॉब में वो आए एंड वो आगे जाके बढ़ सके और अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चला सके। हमें सेल्फी नहीं लेना नेताओं के साथ, ये ध्यान रखिए। प्लीज डू नॉट ट्राई टू एनकरेज योरसेल्फ एंड पुटिंग पोस्ट ऑन द फेसबुक कि हम इस नेता के साथ सेल्फी लिए, हम बहुत बड़े नेता हैं, हम उसके करीबी हैं। आपका कोई करीबी नहीं है, आपका प्रतिनिधि आपको जवाब देना चाहिए। बजट आता है 134% का इंक्रीज हुआ बजट में, उसका जवाब आपने कभी मांगा गवर्नमेंट से? 134% जो है बजट आपने बढ़ाया पिछले 10 साल में, 4,45,000 करोड़। क्या रिटर्न आया एजुकेशन सिस्टम में 10 साल में? कोई भी एक आदमी, आप जो भी बोले वो हम उसे अनम्यूट कर देते हैं, वो बताए क्या बदलाव आया। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, क्या बदलाव आ गया? कब तक एक दूसरे के माथे पे हम टोपी पहनाते रहेंगे? अरे पिछले सरकार ने तो कुछ नहीं किया, हमारी सरकार तो ये कर रही है। अरे पिछले सरकार ने तो ये गुंडाराज नहीं खत्म किया। अरे साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं, जो सरकार होती है उसी से प्रश्न किया जाता है और आंसर उसी को देना पड़ता है, और आंसर कुछ आंकड़ों पे दीजिए तो अच्छा लगेगा। ओपन टॉक्स में अब कोई मजा नहीं है। और दिस इज व्हाट द डिफरेंस, यही बदलाव और यही डिफरेंस हम क्रिएट करना चाहते हैं जय हिंद नेशनल पार्टी के द्वारा। हमारे पास लोग नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि हम नए हैं, लेकिन हमारे पास वो लोग जुड़ रहे हैं जो समझ रहे हैं कि बदलाव में कैसे जोड़ना है लोगों को, या बदलाव के लिए जुड़ना अब जरूरी हो गया। अदरवाइज आने वाले समय में न पानी मिलेगा, न एजुकेशन मिलेगा, न स्वास्थ्य मिलेगा, न रोजगार मिलेगा, न परिवार मिलेगा, न हवा मिलेगी। और ये हमारे लिए सब लागू नहीं है, ये हर इंसान के लिए लागू है, और गणमान्य नेताजी के लिए भी लागू है। They cannot buy air, they cannot buy water, as simple as that. मैं अपनी बात को
यहीं पे खत्म करूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा सबसे कि आप लोग का सहयोग रहेगा, आवाज में और बुलंदी आएगी। बाकी तो मैं च्यवनप्राश ले रहा हूं सर कि अपनी आवाज में बुलंदी बरकरार रखूं। और सर मैं चाहता हूं कि हम लोग आंकड़ों के जरिए बात करें, और अगर आप लोग भी मेरा सहयोग करें, किसी भी विषय पे आपको लगता है कि जेएनपी को वेबिनार करना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे लगता है कि हमें इस बात को उठाना चाहिए और सरकार तक उस बात को पहुंचाना चाहिए, आप मुझे बताएं। हम लोग उस पर, हमारी रिसर्च टीम उस पर काम करेगी और आपके सहयोग से काम करेगी। जो भी इस विषय को उठाएगा उसके क्रेडिट हमारी पार्टी नहीं लेगी। सपोज अगर अंकुर सक्सेना जी कोई टॉपिक बताते हैं और उसमें वो पार्टी की मदद करते हैं कि इस आंकड़े पे काम करना है, हम उस वेबिनार का पूरा श्रेय और पूरा, जिसको बोलते हैं द हीरो ऑफ द वेबिनार वुड बी अंकुर सक्सेना जी। वी वॉन्ट टू कनेक्ट टू द पीपल, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कनेक्ट विद द पीपल। हम 2 वे कम्युनिकेशन में बिलीव करना चाहते हैं, 1 वे में नहीं। हमने जो कह दिया वो होगा, ऐसा नहीं, आप जो कहेंगे वो होगा। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के समय के लिए, आप लोग के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।